हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार लर्निंग ऐप। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी आई है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, राइट। उसके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, राइट। तो हमारा आज का दोस्तों जो टॉपिक है, राइट, ठीक है, टुडे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, 2005 आपको पता है, ठीक है। सो राइट टू एक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचना का अधिकार का नियम, ठीक है, सूचना के अधिकार का अधिनियम, राइट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। अधिनियम, ओके, ठीक है, सूचना का अधिकार का अधिनियम जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कैसे इसको यूज करना है, और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आरआरबी का एग्जाम है, आरआरबी जो एसडब्ल्यूआई का एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे जो आरटीआई एक्ट है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल्स चाहिए दोस्तों तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारे ऐप पे सारे इन्फॉर्मेशन, इसमें जो ये सारे एक्ट्स का वीडियोस, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ठीक है, इनका जिस्ट, पीडीएफ, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं दोस्तों, ठीक है। वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो अगर इस आरटीआई के बारे में आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आरटीआई एक्ट है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारा, कि क्या क्या प्रोविजंस है हम उसको देखेंगे। देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, ठीक है, बाईलैंग्वेज है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो हिंदी मीडियम के छात्र भी हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं जो आरटीआई एक्ट है। आपको पता है 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल हुआ था। आपको पता है बहुत सारे आंदोलन किए गए थे, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज ने इस पे काम किया है, तब जाके ये एक्ट आया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का है, इसका मतलब क्या है कि आपको गवर्नमेंट जो फंक्शनरीज हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन को जानने का अधिकार जो कि आपके या पब्लिक के हित में है। जो पब्लिक के काम के इंफॉर्मेशन है, जानकारियाँ हैं, उसको आपको जानने का हक है। जैसे कि आपको कि किसी परीक्षा होती है, किसी भी एग्जाम होता है, किसी परीक्षा में आपको कट ऑफ जानने का अधिकार है, ठीक है, कि कट ऑफ कितना गया उसके एग्जाम का और मेरा नंबर कितना आया। वो आपका अधिकार है कि वो उनको बताना पड़ेगा कि आपके कितने नंबर हैं और कितने पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे पॉलिटिकल थिंग हैं या किसी भी संस्था में आप आरटीआई एक्ट के अधीन आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है दोस्तों, आरटीआई एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेम चेंजर है ये जो इंडियन, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है जो आरआरबी का एग्जाम हुआ है, जो एस आरआरबी का एसडब्ल्यूआई का एग्जाम है, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ और सिलेबस, और यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन भी उस पे बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कुछ सैम्पल एमसीक्यूज भी देखेंगे, राइट, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अंत में इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका जो की ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट, ठीक है, की ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। मैंने आपको बताया कि इसका जो पर्पज है, इसका जो उद्देश्य है, क्या है, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। मैंने किसी भी संस्था में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी जहाँ पे आपको पब्लिक की चीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो पब्लिक के हित में वहाँ पर पारदर्शिता और जवाबदेही होना चाहिए। उसी को बढ़ावा देने के लिए जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए, रिड्यूस करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन पब्लिक ऑफिसेस। मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक है, कि इसमें जो पर्पज है कि करप्शन होता था बहुत सारा। जैसे रिक्रूटमेंट में ही देख लीजिए, आप कहीं नौकरी का, अगर आप वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो पता नहीं चलता था, किसी को भर लिया जाता था और हो सकता हो आपके नंबर ज़्यादा रहे हों बट कट ऑफ उससे कम गई हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता था क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता था।
कि कैसे क्या हो रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो उसी के लिए क्या है, रिड्यूस करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन पब्लिक ऑफिसेज। जो पब्लिक के ऑफिसेज हैं, पब्लिक रिलेटेड ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जो भ्रष्टाचार को कम करने और जो इनएफिशिएंसी है, मतलब ठीक है, कार्य अकुशलता, उसको दूर करने में थोड़ा मदद करता है। तीसरा क्या है दोस्तों, सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार और अक्षमता को कम करना, राइट, इसका जो ऑब्जेक्टिव है। तीसरा क्या है, एम्पावर सिटीजन्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैंने बताया आपको कि अगर आपको जानकारी है कि क्या क्या हुआ है किसी भी ऑफिस में, किसी भी फंडिंग कहाँ से जा रही है, कितना हो, तो उसमें जो दुरुपयोग होगा पब्लिक ऑफिसर्स का, अथॉरिटीज़ का, वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो नागरिकों को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना, ठीक है। तो ये एम्पावर करता है जो नागरिकों को कि आप कैसे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये रहा दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े रहते हैं, कंसेप्चुअल दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट। कौन सा इनमें से, निम्न में से कौन सूचना के अधिकार के नियम का उद्देश्य नहीं था या नहीं है। इस तरह से दे देगा 3-4 ऑप्शन, आपको पूछेगा कि उसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड, तो उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इसका बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग करना कि इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दूसरी जो हमारा टॉपिक है, की डिफिनेशंस अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक है। की डिफिनेशंस, जो परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण आरटीआई एक्ट के अंदर, वो समझना है हमको कि उसका क्या मीनिंग है, राइट। तो पहली जो इंफॉर्मेशन, जो पहली परिभाषा है वो क्या है, इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसका नाम है। तो आपको इन्फॉर्मेशन होती क्या है, इन्फॉर्मेशन किसे हम बोलेंगे। कुछ भी पढ़ा हुआ है, कोई पेपर है, कोई नॉलेज है, कुछ लिखा हुआ है, इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस एक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन हो जनरल टर्म में, बट हमारा उद्देश्य क्या है कि इस एक्ट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन या सूचना क्या है, मतलब किसको हम बोलेंगे कि दैट इज इंफॉर्मेशन, राइट। तो एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, ओपिनियंस, एटसेट्रा। एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स एंड ओपिनियंस ऑल्सो, राइट। किसी भी रूप में सामग्री जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ईमेल या राय आदि शामिल है, ये सारी जो है किसके कैटेगरी में आएंगे, इन्फॉर्मेशन के कैटेगरी में अंडर दिस आरटीआई एक्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कि कौन कौन से इसमें इन्फॉर्मेशन के रूप में जाने जाते हैं, राइट। चलिए, अंडरस्टूड, समझ में आया इन्फॉर्मेशन क्या। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। सार्वजनिक प्राधिकरण कौन होता है, किसको हम बोलेंगे कि पब्लिक अथॉरिटी है ये, ठीक है। विच इज द पब्लिक अथॉरिटी, एनी गवर्नमेंट बॉडी और इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कोई भी सरकारी निकाय या सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था को हम क्या बोलेंगे, पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी सरकारी निकाय या सरकार द्वारा पोषित, दो तरह का वो है, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी किसको बोलेंगे, ये तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सरकारी निकाय क्या है, ओके, ऑलरेडी वो सरकारी निकाय है कोई, या सरकार द्वारा पोषित, वित्त पोषित, राइट। दूसरा क्या है, सरकार द्वारा ओके, वित्त पोषित, मैंने आपको बताया ना, वित्त पोषित, ओके, गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है। एनी गवर्नमेंट बॉडी या इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, दीज आर द कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तीसरा डेफिनेशन क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है क्या, सूचना का अधिकार जो है वो क्या है। तो उसके लिए क्या है, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। ये कह रहा है कि राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज,
हमने पब्लिक अथॉरिटी देख लिया कौन कौन है, एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन क्या होगा, पब्लिक अथॉरिटी। तो राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाई पब्लिक अथॉरिटीज, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड। तो सूचना के अधिकार का मतलब क्या है कि सरकारी प्रतिनिधियों तक जानकारी तक पहुंच का अधिकार। अंडरस्टूड। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस एक्ट को समझने के लिए कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं तीनों, उसके बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनका डेफिनेशंस का मीनिंग क्या है। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट में होता है इंपॉर्टेंट एक्ट जो सेक्शंस हैं या धाराएं हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी धारा में क्या है, या टॉपिक या दे देगा, पूछेगा ये किस धारा में मेंशन है, किस सेक्शन में मेंशन है, राइट। तो उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्कस करना है इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू से बार बार याद कर रखना है। इसकी पीडीएफ चाहिए या पीपीटी का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपको अपलोड करा देंगे, ठीक है। वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप, वहाँ से आपको ये सारी मिल जाएंगी, राइट। चलिए सेक्शन 4 देखिए क्या है, obligation of public authorities to maintain records and provide suo motu disclosure। ठीक है, सेक्शन 4 क्या बोलता है, देखिए सेक्शन क्या कि ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड सू मोटो डिस्क्लोजर। ये क्या है, जो पब्लिक अथॉरिटी हैं, सरकारी निकाय हैं, प्राधिकरण हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि मेंटेन करना रिकॉर्ड को और अपने आप वो चीज़ें डिस्क्लोज करना, ठीक है, पब्लिक को बताना, सू मोटो डिस्क्लोजर। ये सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो सरकारी प्राधिकरण है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मेंटेन करे रिकॉर्ड्स को और वो पब्लिक के लिए उसको इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में भी रखे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में भी ये चीज़ें मेंशन हैं। ठीक है, देखिए धारा 4 क्या कहती है, सार्वजनिक प्राधिकरणों के रिकॉर्ड बनाए रखने और स्वप्रेरित प्रकटीकरण की जिम्मेदारी। ठीक है, आपको खुद से वो चीज़ें वो इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए, तो सेक्शन 4 समझ गए आप। सेक्शन 4 क्या है कि ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड। सेक्शन 6 देखिए, सेक्शन 6 प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 6 क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ फाइलिंग आरटीआई एक्ट या आरटीआई एप्लीकेशन, सॉरी, ठीक है, कि आरटीआई जो एप्लीकेशन है उसको आवेदन है कैसे फाइल करना है, उसका जो प्रोसेस मेंशन किया गया है वो कहाँ पे है, वो सेक्शन 6 में है दोस्तों। ठीक है, तो सेक्शन 6 में क्या मेंशन है, प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन, राइट। सेक्शन 7 देखिए, ठीक है, टाइम फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, टाइम फ्रेम कि आपने मान लीजिए एप्लीकेशन दिया इंफॉर्मेशन के लिए, आरटीआई एक्ट में फाइल किया, ठीक है, आरटीआई क्वेरी फाइल आपने रिक्वेस्ट फाइल की, तो टाइम फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन कितने दिन में आपको, सपोज 1 साल तक कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो डिले कर सकता है जो भी पब्लिक अथॉरिटीज होंगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या है, सेक्शन 7 में एक टाइमलाइन डिफाइन किया है, दैट इज 30 डेज इन जनरल, कितना, 30 दिन जनरल केसेस में, एंड 48 आवर्स फॉर लाइफ एंड लिबर्टी केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, 48 आवर्स, मतलब विद इन 2 डेज आपको देना है, कितना, 48 आवर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक लाइफ एंड लिबर्टी केसेस, राइट। तो यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी केसेस में क्या है कि विद इन 48 आवर्स 2 डेज में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी केसेस। ठीक है, ओके, लाइफ एंड लिबर्टी केसेस में आपको क्या करना है, विद इन 48 आवर्स आपको इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना है। अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 8 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर।
कि आपको बहुत सारी छूट है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जैसे मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से जो इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट हैं, वो इससे एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं, ठीक है? वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सेक्शन 8 के हिसाब से एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोज़र कि वो संस्थाएँ आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती हैं, ठीक है? अंडर दिस एक्ट की एज़ पर दिस सेक्शन 8 देयर इज़ अ प्रोविज़न दैट पब्लिक अथॉरिटीज़ कैन डिनाई टू डिस्क्लोज़ सम इन्फॉर्मेशन व्हिच आर सेंसिटिव इन नेचर लाइक नेशनल सिक्योरिटी और सम अदर नेचर, राइट? तो सेक्शन 8 में वो चीज़ें मेंशन होती हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 19 देखते हैं, ठीक है? धारा 19 अपील प्रोसेस। अपील प्रोसेस मतलब कि सपोज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आपने फाइल किया आरटीआई एप्लीकेशन, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली या दैट इज़ नॉट प्रॉपर, अगर प्रॉपर नहीं इन्फॉर्मेशन मिली है तो भी आप अपील फाइल कर सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं सेक्शन 19 में अपील प्रोसेस है, राइट? ठीक है। सेक्शन 20 देखिए, सेक्शन 20 पेनाल्टी प्रोविजंस फॉर नॉन कंप्लायंस क्या है? सेक्शन 20 क्या है कि पेनाल्टी प्रोविजंस फॉर नॉन कंप्लायंस। मान लीजिए कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वो कंप्लायंस नहीं कर रही है या जो भी हम फाइल कर रहे हैं आरटीआई एप्लीकेशंस या सुमोटो डिस्क्लोजर है, दे आर नॉट फॉलोइंग, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप सेक्शन 20 के अंदर जो है क्या है पेनाल्टी का प्रोविज़न है कि उस पे पेनाल्टी लगाई जा सकती है अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है? अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारे सेक्शन के हिसाब से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से सेक्शन में, जैसे इसमें सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्जेम्पशंस है, ठीक है? सेक्शन 8 जो है क्या है एग्जेम्पशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखा दोस्तों, ये हिंदी में है, आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में भी अवेलेबल हैं, बाईलिंगुअल अवेलेबल है, राइट? तो धारा 4, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 19, धारा 20 हमने देखा, ठीक है? ये देखिए जानकारी देने से छूट यहाँ पे देखा था ना हमने कि धारा 8 क्या है? जानकारी देने से छूट मिलती है कुछ संस्थाओं को, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है, वो ध्यान से देखना है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हु कैन फाइल एन आरटीआई। इंपॉर्टेंट है कि आरटीआई फाइल कौन कर सकता है, किसको ये अधिकार है कि आरटीआई फाइल करने का, ठीक है? तो इसमें देखिए, एनी इंडियन सिटीजन कैन फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। कोई भी भारतीय नागरिक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कोई फॉरेनर नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई फॉरेनर है, इंडिया में रह रहा है, वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एनी इंडियन सिटीजन कैन फाइल, कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक आरटीआई एप्लीकेशन, आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकता है। अंडरस्टूड? नो नीड टू प्रोवाइड अ रीजन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको अथॉरिटीज पूछेंगी कि आपको रीजन बताना है कि क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए, नो नीड टू प्रोवाइड रीजन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। जानकारी मांगने का कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अप्लीकेशंस कैन बी फाइल्ड थ्रू पोस्ट, ऑनलाइन और इन पर्सन, ठीक है? एप्लीकेशन देखिए तरीका फाइल करने का 3 तरीके हैं। आप इस पोस्ट से भी जो डॉक का सिस्टम है, ठीक है? स्पीड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप आरटीआई एप्लीकेशन भेज सकते हो। नहीं तो आप क्या है, ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी हो गया है, आपको फ़ी पे करना है, मिनिमम फ़ी कुछ 10 रुपये है, ठीक है? वो पे करना है और या तो आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन भर के आप ऑफ़िस में भी जाके जमा कर सकते हो, जो सूचना आयोग के ऑफ़िसेज़ होते हैं या पर्टिकुलर ऑफ़िसेज़ में प्रोविज़न होता है, आप वहाँ पर अपना एप्लीकेशंस जमा कर सकते हो, जो आरटीआई एप्लीकेशन है, ठीक है? अंडरस्टूड? तो ये समझ में आया होगा दोस्तों, आई होप अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन प्रोसेस, हमने बताया था कि आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने का एक प्रोसेस है जो सेक्शन में मेंशन था, ठीक है? तो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फाइल? सपोज आपको आरटीआई फाइल करना है, आपको आइडिया नहीं है कैसे फाइल करना। सपोज आपको ने कोई एग्जाम दिया, आपको उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कट ऑफ कितना गया या नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, बाद में बढ़ा दी गई, घटा दी गई, ये सारी चीज़ें डिटेल्स, मान लीजिए कुछ आपको कन्फ्यूज़न है या डाउट है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपको फाइल कैसे करना है आरटीआई? आरटीआई फाइल करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है देखिए, राइट एन एप्लीकेशन मेंशनिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, एड्रेस इट टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। देखिए ईच संस्था में, ईच ऑर्गेनाइजेशन में एज पर द आरटीआई एक्ट क्या है प्रोसीजर है कि एक पीआईओ की पोस्ट होती है, क्या? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर,
ठीक है, लोक सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, क्या नाम है उसका? जन सूचना अधिकारी, अंडरस्टूड? जन सूचना अधिकारी, अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये जो जन सूचना अधिकारी होता है दोस्तों, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसको आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, जन सूचना अधिकारी PIO, उसको आपको एड्रेस करना है। पे द प्रिस्क्राइब्ड फी, मैंने बताया आपको 10 रुपये, देखिए अभी फी है राइट नाउ फॉर जनरल रिक्वेस्ट। ओके, 10 रुपये जो आपको फी करना है उसको जनरल रिक्वेस्ट पे करिए एंड रिसीव अ रिस्पॉन्स विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपको, जो अथॉरिटीज हैं उनका ऑब्लिगेशन है कि आपको 30 दिन में, कितने दिन में? 30 दिन में आपको रिस्पॉन्स देना उनकी जिम्मेदारी है। 30 डेज, ओके, 30 दिन, राइट? या 48 आवर्स फॉर अर्जेंट मैटर्स, मान लीजिए कोई अर्जेंट मैटर है जिसमें लाइफ और लिबर्टी का इशू है, तो आपको एज पर दिस एक्ट उनको विद इन 48 आवर्स या 2 डेज में भी जवाब देने की ऑब्लिगेशन है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हिंदी में मेंशन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए, ये तो रहा। ओके, नाउ हमने देखा था एग्जेम्पशंस, छूट, जानकारी देने से छूट कौन कौन सी संस्थाओं को है, उसका जो प्रोविजन है कहाँ पे मेंशन है? एग्जेम्पशंस अंडर RTI सेक्शन 8 और 9। मैंने बताया कि सेक्शन 8 और 9 में प्रोविजन है कि एग्जेम्पशंस कैसे होगा, किसके हिसाब से होगा, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये पूछ सकता है कि एग्जेम्पशंस किस सेक्शन में मेंशन है। एग्जाम में मान लीजिए यही पूछ लेगा कि कौन से सेक्शन में एग्जेम्पशंस का प्रोविजन है, तो आपको याद रखना है सेक्शन 8 में, ठीक है, और 9 में भी थोड़े। देखिए यहाँ पे, देखिए कौन कौन से इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, मैंने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जो भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली जो जानकारी है उसको मना किया जा सकता है, उसको शायद पब्लिक में ना रखा जाए, तो जो संस्थाएं हैं वो मना कर सकती हैं देने से। ठीक है, दे आर एग्जेम्प्टेड फॉर डिस्क्लोजिंग दोज इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, राइट? चलो, अब लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे एरिया है। नॉर्मली क्या करते हैं जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं नेगेटिवली ऑल्सो। ठीक है, इसका थोड़ा मिसयूज़ भी करते हैं इस प्रोविजंस का, कि इस नेशनल सिक्योरिटी जो है ये डिफाइन नहीं है, और ये एक बहुत ब्रॉडर अम्ब्रेला स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, ब्रॉडर टर्म है, तो इसको मिसयूज़ करके वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती हैं। ठीक है, ये एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है जो दीज प्रोविजंस हैं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग, राइट? नाउ पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट इन्वेड्स प्रिवेसी। ठीक है, आपको पता है राइट टू प्रिवेसी अभी क्या फंडामेंटल राइट्स है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिसीजन के हिसाब से अभी प्राइवेसी मतलब आपकी पर्सनल जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन इन्वेड करती, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है, उसके बच्चों के बारे में, उसके पत्नी के बारे में, या उसका इंटीमेसी के बारे में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, राइट? चलिए, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन रिलेशंस, मैंने बताया नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, तो विदेश संबंधी, मान लीजिए इंडिया का ईरान के साथ क्या चल रहा है, इंडिया का USA के साथ कुछ रिलेशन होता है, या इंडिया का रसिया के साथ कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड हैं RTI के अंदर डिस्क्लोज करने से। अंडरस्टूड? चलिए, चौथा क्या है? कैबिनेट पेपर्स एंड डिस्कशंस। मैंने बताया जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, उनका जो पेपर्स होता है, राइट, और डिस्कशंस होते हैं, कैबिनेट डिस्कशंस, वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। वो पब्लिक को जानकारी, उसको जरूरी नहीं है कि उसको बताया जाए। ठीक है, देयर इज नो राइट लीगली कि दे कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट, वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का अधिकार नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट चाहती है या मंत्रिमंडल चाहता है तो वो इंफॉर्मेशन दे सकता है पब्लिक को, इफ दे वांट, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जेम्पशंस RTI एक्ट सेक्शन 8 एंड 9 में है, पूछ सकता है किस सेक्शन में है, और बाकी उसके डिटेल्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अंडरस्टूड? चलिए,
आरटीआई अपील प्रोसेस मैंने बताया आपको कि इसका प्रोसेस किस में मेंशन था, देखिए सेक्शन 19 में जो अपील का प्रोसेस है वो मेंशन था कि अपील आपको करना है। मान लीजिए आपको कोई संस्था इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यू, इवन यू हैव फाइल्ड आरटीआई एप्लीकेशन, 30 दिन बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, फिर भी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? आप किसके पास अपील कर सकते हो? तो उसी के लिए प्रोविज़न किसमें है? सेक्शन 19 में, राइट? सेक्शन 19 में उसका प्रोविज़न दिया गया है कि आप अपील कहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें डिफाइन हैं। फर्स्ट अपील, पहले क्या करना है आपको? ये क्या है? फर्स्ट अपील कि मान लीजिए इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली, आपने पीआईओ को इन्फॉर्मेशन दी, एप्लीकेशन दिया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो फर्स्ट अपील क्या करना है? फाइल विद द फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी इन 30 डेज ऑफ पीआईओ's रिस्पॉन्स, ठीक है? मान लीजिए पीआईओ ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, वो आपको सही नहीं लगती है या यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट इन्फॉर्मेशन, तो क्या करना है आपको? आप 30 डेज के अंदर यहाँ पे जो क्या है फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी है उसके अंदर अपील फाइल कर सकते हो, प्रथम अपीलीय अधिकारी, ठीक है? वो डिफाइन होता है हर संस्था का कि कौन फर्स्ट अपीलिएट अधिकारी होगा, राइट? तो वो 30 दिन के अंदर आप कर सकते हो रिस्पॉन्स मिलने के बाद। इंपॉर्टेंट है, ये दिन भी पूछ सकता है कितने दिन के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है? यही सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अंडरस्टूड? नाउ तो फर्स्ट अपील समझ में आया? फर्स्ट अपील। नाउ सेकंड अपील, मान लीजिए फर्स्ट अपील से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, राइट? फर्स्ट अपील जो अधिकारी था उसने भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो आप क्या करोगे? सेकंड अपील फाइल करोगे, ठीक है? सेकंड अपील क्या है? फाइल विद द इंफॉर्मेशन कमीशन विद इन 90 डेज, ठीक है? आपको पता है एक सीआईसी होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सूचना इंफॉर्मेशन, ठीक है? ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है? इंफॉर्मेशन कमीशन होता है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आप क्या करना है? आपको इंफॉर्मेशन कमीशन में वो अपील फाइल करनी है कितने दिन में? मुख्य चुनाव आयोग जो सूचना अधिकारी होता है 90 डेज में, राइट? तो आपको क्या करना है? 90 दिन में आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो। अंडरस्टूड? कितने दिन में? 30 दिन में फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील कितने दिन में? 30 डेज, ओके? सेकंड अपील हाउ मेनी डेज? 90 डेज। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, राइट? फर्स्ट अपील 30 डेज, सेकंड अपील 90 डेज, ठीक है? यहाँ पे देखिए वही चीज़ें हिंदी में लिखी हैं। अंडरस्टूड? अपील प्रोसेस किस में है? सेक्शन 19 में है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से, इसको आप वीडियो देखिए 2 दिन बाद, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अंडरस्टूड? चलिए नाउ पेनाल्टीज अंडर आरटीआई एक्ट सेक्शन 20 में है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन में है। तो सेक्शन 20 में क्या मेंशन है? आपको पेनाल्टीज, मान लीजिए कोई अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी जो कंप्लायंस है या इंफॉर्मेशन है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सपोज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज, व्हाट कैन यू डू? इवन दे आर नॉट फॉलोइंग द अपीलिएट्स ऑर्डर आल्सो। तो उसके लिए क्या प्रोविजन दोस्तों? पेनल्टी का प्रोविजन है। आप वो कर सकते हो अगर कोई डिले कर रहा है या रिफ्यूज करे इन्फॉर्मेशन को, राइट? यहाँ पे देखिए, तो ये किस में है? सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 इज फॉर पेनल्टीज अंडर आरटीआई एक्ट। नाउ देखिए, फाइन अप टू 25,000 ये भी पूछा जाता है फॉर डिलेइंग और रिफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कितना? ये कई बार पूछा भी गया है। कितना मैक्सिमम फाइन लगा सकते हैं दोस्तों? 25,000, ओके, फॉर डिलेइंग और रिफ्यूजिंग। 25,000 अगर वो डिले करता है, ठीक है, फाइन या पेनाल्टी, ओके? अंडरस्टूड? तो 25,000 रुपये फाइन या पेनाल्टी लग सकती है अगर वो डिले करता है इन्फॉर्मेशन को या रिफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर वो रिफ्यूज करता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक? सूचना देने में देरी या अस्वीकार करने पर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। या और दूसरा क्या है? डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एररिंग ऑफिसर, ठीक है, गलती करने वाले अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है, फाइन भी या
उस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है अगर वो कुछ रॉन्ग करता है या गलती करता है, ठीक है, राइट। तो ये दो प्रोविजन है पेनल्टीज अंडर में, ठीक है, सेक्शन 20, अंडरस्टूड। तो ये रहा दोस्तों, हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, बहुत आराम से हमने समझाया। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या हमसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ और डाउट करना है। इसके बाद आपको इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज, इम्पैक्ट ऑफ आरटीआई एक्ट। ये देखिए यहाँ पे आरटीआई एक्ट का इम्पैक्ट क्या पूछ रहा है, ये थ्योरेटिकल है। तो हमने पहले डिस्कस किया था, रिड्यूस करप्शन इन गवर्नेंस, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, एम्पावर्ड सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल थिंग्स है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने ये डिस्कस कर लिया जो आरटीआई एक्ट था। ओके, चैलेंजेस भी देख लेते हैं, चैलेंजेस भी ये कंसेप्चुअल ही है। चैलेंजेस क्या है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड रेजिस्टेंस। मैंने बताया था आपको कि ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही में देरी और प्रतिरोध, आपको पता ही है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सिटीजन्स को या बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, स्पेशली रूरल में जो गाँव में लोग रहते हैं, वो सोचते हैं बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। कितने लोगों ने इसे सही बताइएगा कि आपने कभी आरटीआई फाइल किया है, कमेंट करके बताइए। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने आरटीआई फाइल किया है तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए और लिखिए किस लिए आपने फाइल किया है। आई जस्ट वांट टू नो, ठीक है। ओके, तो लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन, बहुत लोगों को पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए वो कभी फाइल नहीं किए। थ्रेट्स एंड अटैक्स ऑन आरटीआई एक्टिविस्ट, ये भी एक थ्रेट है कि बहुत सारे ऐसे अटैक हुए हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो किसी सोशल कॉज के लिए लड़ते हैं, उनके ऊपर अटैक भी कभी कभी कुछ करते हैं जो ऐसे जो समाज के जो थोड़े ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो ये इसका जो चैलेंजेज है इम्प्लीमेंटेशन, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। कंक्लूजन देखिए, आरटीआई इज अ पावरफुल टूल फॉर डेमोक्रेसी। मैंने बताया कि लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। आरटीआई जो सूचना का अधिकार के नियम है, बहुत ही एक पावरफुल टूल है किसी भी सिटीजन के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए दोस्तों, आपको पता है कि जब से आरटीआई आया बहुत सारी चीज़ें इसमें सुधार लाया गया है, बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हुई हैं। स्पेशली आप रिक्रूटमेंट में देखिए, जितने भी रिक्रूटमेंट किए जाते हैं नौकरियों के लिए, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सुधार आया। पहले तो बहुत इरेगुलरिटीज़ रहती थी, अभी एटलीस्ट सारे कट ऑफ डिक्लेयर होते हैं, आपको एग्ज़ाम, आपका मार्क्स बताया जाता है, आपका सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप आरटीआई एक्ट में भी मंगा सकते हो, ठीक है। एवरी सिटीजन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू इन्फॉर्मेशन, यस करेक्ट है। अवेयरनेस एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आर द की टू सक्सेस, ठीक है। ऑलरेडी हमने बताया कि इसमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आरटीआई एक्ट के क्या होता है, कैसे फाइल होता है, वो सारी चीज़ें लोगों के बीच उसको फैलाना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हमने डिस्कस किया जो आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार का अधिनियम है 2005, इसकी थ्योरी पार्ट क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, आपको क्या क्या याद रखना है, कैसे प्रयोग करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड दोस्तों, इसका ई बुक भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर, ठीक है। इसका जिस्ट का ई बुक है, पीडीएफ्स हैं और एमसीक्यूज देखिए यहाँ पे। अब थ्योरी के बाद क्या करना है, आपको इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। वो हमने स्पेशली इसीलिए टॉपिक वाइज, जैसे आरटीआई एक्ट पे 50 क्वेश्चन हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है हमारे ऐप पर, वहाँ पे जाइए, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मिल जाएगी, आप वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन एक बार कर लेंगे प्रैक्टिस तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो स्टेप क्या है, पहले आप वीडियो देखिए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर लीजिए और लास्ट में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए, आपकी प्रिपरेशन फुल प्रूफ रहेगी दोस्तों, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई हैव क्लियर्ड 3 यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेनी स्टेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट। तो बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसमें 3 बार मैंने मेंस लिखा है, राइट, इंटरव्यू भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन सैंपल के रखे हैं। अगर आपको फुल प्रैक्टिस चाहिए तो आप ऐप पर जाके वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो इसको थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट भारत में कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन आया था 2015 के पेपर में, ठीक है। सूचना का अधिकार का अधिनियम आरटीआई एक्ट भारत में कब लागू हुआ?
राइट। देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1 जनवरी 2005, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, ठीक है, 26 जनवरी 2006। आपको मैंने बताया था ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, देखिए 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट लागू किया गया था इंडिया में। कितना? 12 अक्टूबर 2005, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज तो आपको ऑटोमेटिकली याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005, अंडरस्टूड। तो आरटीआई एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई नियम 2005 के तहत कौन सूचना प्राप्त कर सकता है? हमने देखा था कि किसको अधिकार है सूचना प्राप्त करने का, तो ऑप्शन देखिए, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल करदाता नागरिक जो टैक्स पेयर्स हैं, ओनली गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कोई भी भारतीय नागरिक, एनी इंडियन सिटीजन, केवल राज्य सरकार के अधिकारी, ओनली स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है। आपको क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, आपको क्या लगता है? बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक, ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक इसका आंसर है कि दे कैन गेट इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, आरटीआई नियम 2005 की किस धारा में लोक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा दी गई? हमने देखा था इसको डिटेल में दोस्तों, मैंने कहा था इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरटीआई नियम 2005 की किस धारा में पब्लिक अथॉरिटी लोक प्राधिकरण की परिभाषा दी गई है? ठीक है, तो हमने देखा था इसमें, तो इसकी डेफिनेशन, इसका आंसर क्या है, धारा 2H, ठीक है। धारा 2H में जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी डेफिनेशन मेंशन की गई है, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 50 क्वेश्चन पूरे हमारे पे कर सकते हैं। आरटीआई नियम 2005 की कौन सी धारा नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है? ठीक है, हमने बोला था कि देखिए जो इसके सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा तो धारा 3, राइट। इसी तरह के 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, अंडरस्टूड। पांचवा उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आरटीआई नियम के तहत लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम कितने दिन दिए जा सकते हैं? पूछा था, हमने देखा था कि कितने मैक्सिमम दिनों के अंदर जो पब्लिक अधिकारी है, जो ठीक है लोक सूचना अधिकारी है, वो कितने दिन में इंफॉर्मेशन दे सकता है मैक्सिमम? तो 30 दिन, ऑलरेडी हमने देखा था कितना, 30 डेज, ओके। तो 30 डेज में मैक्सिमम उसको इन्फॉर्मेशन देना ही देना है एज पर दिस एक्ट, अदरवाइज उसके ऊपर नॉन कंप्लायंस या यू कैन अपील इन द हायर अथॉरिटी, तो उसके ऊपर फाइन या पेनल्टी भी लग सकती है, उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आरटीआई एक्ट, हमने डिस्कस किया, इसका थ्योरी डिस्कस किया, ठीक है, इसके एमसीक्यूज भी देखे हमने। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसमें कुछ जो क्वेश्चन बन सकता है, आपको क्या करना है, इसका जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आरटीआई एक्ट का, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसको जस्ट आप रेफरेंस के लिए रखिए। हो सकता है बहुत कुछ धाराएं छूट गई यहाँ पे, तो आप उस धाराओं को वहाँ पे रेफरेंस के लिए देख सकते हो, और इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसका जिस्ट भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर। तो ये सफिशिएंट है, आपके में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हो अटेम्प्ट एटलीस्ट। अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया, बहुत इधर से उधर नहीं आया, तो बट जितनी इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पे आप वो क्वेश्चंस मैनेज कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड, राइट। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है इसमें आरटीआई एक्ट में, तो आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे, या हमें मैसेज भी कर सकते हो, वी विल डिस्कस, राइट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फुल कोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ ज्वाइन आवर कोर्स, ठीक है। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए, सारे एक्ट का वीडियोस चाहिए इसी तरह से, तो आप हमारे जो कोर्स है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे ऐप में उसका पूरा डिटेल है कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसमें सारे एक्ट के वीडियोज़ मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द ऐप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।